Hello everyone, how are you? I hope you all are very good and your studies are going well too. सो आई एम होपिंग कि आपने हमारे जो पुरानी क्लासेस है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी पे थी और वुमेन पे थी और उसके बाद हमने किया था एजुकेशन पे थी, तो आपने वो सारी क्लासेस देखी होगी और आई होप आपको वो अच्छी भी लगी होगी। देखो, यूनिक बात उन लेक्चर्स में ये है कि वी हैव कवर्ड ऑल द अपडेटेड डेटा इन द क्लासेस। जितने भी हमारे अभी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स आई हैं, PIB है, बजट है, कोई भी मिनिस्ट्री की कोई रिपोर्ट है, तो हमने उस जितने भी टॉपिक अभी तक कवर करें उसमें बिल्कुल रीसेंट डेटा डाला है ताकि आपको खुद से वो मेहनत ना करनी पड़े। तो आपको वो लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं और आज हम जो कवर करेंगे वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, so welcome to study funda and I am Madhu and today we will be covering agriculture as a topic number 4 और ये हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली करने वाले हैं। तो आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अगर आप PDF का वेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट स्टिल यू हैव टू नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम द स्लाइड, जो कि आप शॉर्ट में लिख लो और वो आप कभी रिवाइज करने के लिए अपनी नोटबुक खोलोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम एग्रीकल्चर आज पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में अगर आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है तो आप क्या लिखोगे? एग्रीकल्चर क्या है? एक एग्रीकल्चर इज द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन। जो जब सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? एग्रीकल्चर ही स्टार्ट हुआ था। अगर हम अपने एशियन टाइम में देखें, जब पीलियोलिथिक एज चल रही थी, या उसके बाद हम मोहनजोदारो वाली एज देखें, तो वहाँ पर क्या था? एग्रीकल्चर सबसे पहले आया था एंड इट वाज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल, क्योंकि आप उससे उन्हें फूड मिल रहा था, मिल्क मिल रही थी, और भी बहुत सारे जितने भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं एग्रीकल्चर से, वो सारी चीज़ें उस टाइम पर मिल रही थी। और अभी भी एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ आर इकोनॉमी और वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिकली भी, और रूरल एरिया का तो पूरी रूरल एरिया की जो पूरी इकोनॉमी है, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है? मेनी फैक्टर। एग्रीकल्चर में जैसे हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, और या जो भी हमारे वो डिजास्टर्स आते हैं, जैसी भी कंडीशन होती है आसपास की, एवरीथिंग इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम इसको कवर करेंगे आज। तो हमारा जो अप्रोच है वो सेम रहने वाली है। लाइक जब भी हम ऐसे लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? ये कोट्स डाल सकते हैं, कोई स्टोरी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा इम्बेलिश हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, हाँ, देयर इज अ क्विक अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अनाउंसमेंट ये है कि इस स्टडी फंडा कमिंग अप विद कॉम्बो बैच 2, जिसमें क्या होगा, आपकी ऑनलाइन प्रिपरेशन होगी पेपर 1 और पेपर 2 की। ओके, और इसमें जो पेपर 1 है इसमें ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूड होंगे। ऑनलाइन टेस्ट कितने इंक्लूड होंगे? मोर देन 40 टेस्ट इसमें इंक्लूड होने वाले हैं आपके। तो अच्छा होगा एग्जाम से पहले अगर आप ये टेस्ट करके जाओ, तो आपको इससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा एंड यू विल फील गुड। ठीक है, तो ये कर सकते हो। उसके बाद पेपर 2 की भी ये टेस्ट सीरीज में होगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, ग्रामर रिकॉर्डेड होगी, इसमें एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे विद सॉल्यूशन। उसके बाद इवैल्यूएशन होने वाला है और इसमें 10 टेस्ट होंगे, जिसमें कि सेक्शनल प्लस फुल लेंथ होने वाला है और लाइव डाउट सेशन होगा आपका। तो ये आपको मिलेगा कॉम्बो बैच 2 में, जो कि दोनों पेपर 1 और पेपर 2 आपका ऑनलाइन रहने वाला है, और उसकी फीस है 5999। अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे जाके संपर्क कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद है प्रतिभा बैच में ये होगा कि आपका जो पेपर 2 है विच इज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर, तो उसमें आपके ऐसे हो गए रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, तो वो सब आपका ऑफलाइन बैच में कवर होगा। ऑफलाइन बैच में जैसे कि आपकी सारी क्लासेस होगी, उसमें सारी थीम कवर्ड होगी और आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, डेली बेसिस पे, एंड टेस्ट होगा इसमें, और आपको इसमें बुक भी दी जाएगी और एक्सपेक्टेड टॉपिक की बुकलेट भी आपको इसमें मिलेगी। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 21 फैब से स्टार्ट होगा ये, बट उस दिन सैटरडे या संडे है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 23rd फैब। और इसकी जो फीस रहने वाली है इट विल बी 14,000 एंड 999 अराउंड 15,000। ओके, और इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है 1 साल तक। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो सेम नंबर यहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अर्जुना बैच आ रहा है। अर्जुना बैच में भी क्या होने वाला है कि इसमें पेपर 1,
जितने भी यहाँ पेपर 1 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ मिलेगी। ये भी ऑनलाइन ही रहने वाला है बेसिकली, जिसमें बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। पेपर 1 की रिकॉर्डेड लेक्चर, इसमें आपके टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व होगी और इसके बाद इंक्लूड होगी, और इसके बाद करंट अफेयर्स की PDF आपको यहाँ मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी आपको PYQ बुक की, और पेपर 1 की जितने भी हार्ड कॉपी नोट्स है वो भी आपको मिलेंगे जो अभी लेटेस्ट आए हमारे 7th एडिशन के। उसके बाद पेपर 2 की लाइव क्लासेस मिलेगी जो कि फैब के एंड में स्टार्ट होने वाली है और वो मार्च और अप्रैल तक चलने वाली है। पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, उसमें आपका इवैल्यूएशन और फीडबैक भी इंक्लूडेड है, और इसका जो कॉस्ट रहने वाला है ये रहने वाला है 7,999। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा बैच है दैट इज आर्मर बैच। आर्मर बैच में क्या होगा कि 100 डेज का ये होने वाला है, इट विल बी ऑफलाइन, और इसमें ये होने वाला है कि जो भी स्टूडेंट है हु आर सीरियस फॉर दिस अटेम्प्ट और उनकी इतनी प्रिपरेशन नहीं है एंड दे वांट टू कंप्लीट ऑल द जितना भी सिलेबस है वेरी क्विकली, सो दे कैन इनरोल इन दिस बैच। इसमें आपका क्रैश कोर्स की तरह जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनका प्रॉपर आपको रिविजन कराया जाएगा, एंड ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इफ़ यू ज्वाइन। और ये स्टार्ट होने वाला है 21 Feb 2026। सेम आप अगर आपको इन चारों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, ये हमारे ऑफिस के नंबर है, और जब भी आप कॉल करोगे यू विल गेट आंसर। ऑलराइट, चलिए, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कोर्स विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आप MS स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, उन्होंने कहा था इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव चांस टू गो राइट, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। उसके बाद महात्मा गांधी जी का कोट है यहाँ पर, फिर हैप्पी फादर्स डे के ऊपर यहाँ पर कोट है, और थॉमस जेफरसन का कोट है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो ऐसे करके यहाँ जो इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं वो फेमस पर्सनालिटीज़ के ही हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में लिखने के लिए, और बेसिकली आप इनको जो यूज़ कर सकते हो वो ऐसे में ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन्हें लिख लीजिएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक मॉडल है हमारे इंडिया के। इंडिया में अगर हम देखें तो इट्स अ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में ये होता है कि हम एक क्रॉप नहीं उगाते, उसके साथ हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि दिस मॉडल इंटीग्रेट क्रॉप्स होता है, इसमें लाइफ स्टॉक होते हैं और पोल्ट्री होती है, फिशरीज होती है ऑन अ सेम लैंड टू क्रिएट सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल। तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जो कि एक सक्सेसफुल डोमेस्टिक मॉडल है हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम का। केस स्टडी हम देखें तो कोलापुट में क्या हुआ है, शोड दैट द IFS मॉडल डबल्ड फार्मर नेट प्रॉफिट compared to conventional rice farming by utilizing pond water for off-season vegetable and using duck waste as a natural aerator for fish। ठीक है, तो ये कोलापुट में ये मॉडल सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में यही था कि और भी चीज़ें इन्वॉल्व की गई थी ताकि वो सस्टेनिंग हो और एक से दूसरी चीज़ें डिपेंडेंट होने के बाद क्या हुआ था कि उनकी जो इनकम थी फार्मर की वो डबल हो गई थी। आप ही देखिए, अगर आप एक जगह राइस उगा रहे हैं, ठीक है, तो सारी मेहनत आपकी एक ही चीज़ में जा रही है, पर एक जगह आप क्या फिशरी भी कर रहे हो, आप पोल्ट्री फार्म भी कर रहे हो, उसके बाद आप एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, तो क्या होगा, इनकम डबल होगी ना, बिकॉज यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑन द सेम लैंड। तो ये मैटर करता है कि आप लैंड को किस तरह से मल्टीपल तरीके से यूज कर रहे हो। उसके बाद सिक्किम में एक ऑर्गेनिक मॉडल स्टार्ट हुआ है, जिसके बारे में आपने पता ही होगा कि ऑर्गेनिक मॉडल सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, सिक्किम में। एट अ फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट इट रिप्लेस्ड केमिकल इनपुट विद वर्मी कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। जैसे हम क्या होते हैं अपने लैंड में इतना फर्टिलाइजर यूज़ कर लेते हैं कि जो लैंड की फर्टिलिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है। तो सिक्किम ने क्या किया है, ऑर्गेनिक मॉडल स्टार्ट किया है, जो एंड इट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया जिसने इस तरह का मॉडल स्टार्ट किया है, जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी जगह वर्मी कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज किया गया है, इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ एंड ओपनिंग एक्सेस टू प्रीमियम ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो अब जब से सिक्किम ने स्टार्ट किया है उसके बाद अदर स्टेट्स आर ऑल्सो अडेप्टिंग द सेम सिस्टम, और इससे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी है हमारी लैंड की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो लैंड है उसका सॉइल है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, पॉल्यूट नहीं हो रहा बाय एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स। ऑलराइट, उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री है जिसे हम बोलते हैं गुडेवाड़ी मॉडल, और ये कहाँ पर हुआ है, टेस्टेड इन महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में टेस्ट हुआ था द टियर्ड मॉडल मिक्स, जिसमें क्या है शॉर्ट टर्म क्रॉप, जैसे हम शॉर्ट टर्म क्रॉप्स हमारे वो क्या क्या होते हैं, एक हो गया मेज हो गया, रागी हो गया, उसको किसके साथ, शॉर्ट टर्म को किसके साथ, लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ इंक्लूड किया गया है विद लाइफ स्टॉक एंड लॉन्ग टर्म टिम्बर, जैसे टिम्बर हो गया, रोजवुड हो गया, ये ट्रीज होते हैं टिम्बर्स, तो इनके साथ मतलब ट्रीज के साथ साथ छोटे छोटे क्रॉप्स भी उगा देना, तो इसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, गुडेवाड़ी मॉडल, और ये महाराष्ट्र में। इससे क्या हुआ है, रिटर्न क्या मिले हैं, जनरेट इमीडिएट इनकम 55,000 ईयर से फ्रॉम क्रॉप वाइल बिल्डिंग बायोलॉजिकल सेविंग वर्थ अप टू 12 लाख इन अ टिम्बर ओवर 15 ईयर्स। देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है एग्रो फॉरेस्ट्री करने से। उसके बाद हम इंटरनेशनल मॉडल्स में देखें तो इंटरनेशनल मॉडल्स में हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं। एक तो ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर मॉडल है जो कहाँ का है, नीदरलैंड का है। नोन फॉर एक्सट्रीम एफिशिएंसी, 1 acre ऑफ डच ग्रास इन क्लोज्ड फार्मलैंड यील्ड एज 10 acres ऑफ ओपन फील्ड। कितना कि जितना एक ग्रास है, 1 acre लैंड एक ग्रास का कितना यील्ड प्रोड्यूस करता है, जितना कि 10 एकर्स ऑफ लैंड प्रोड्यूस करते हैं उतना। तो क्या है इसमें खास बात क्या है, ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर की इफिशियंसी मतलब यूजेज 90 to 95 लेस वाटर। एक तो इसमें जो वाटर यूजेज है वो कम है एंड 50 लेस एनर्जी देन ट्रेडिशनल मेथड, और सर्कुलर इकोनॉमी है। CO2 जनरेटेड फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन इज पाइप्ड बैक इन ए ग्रीन हाउस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। तो देखिए ग्रीन हाउस, जिसे ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जितना भी उस टाइम पे CO2 जनरेट होता है उसको वो वहीं पर यूज कर लेते हैं। जो प्रोडक्शन है वो इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना कि हम 10 एकर्स लैंड में प्रोड्यूस कर पाते हैं उतना वहां पर एक लैंड में प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर मॉडल। उसके बाद हमारे पास डेजर्ट एंड प्रिसीशन फार्मिंग है जो कि इजराइल में होती है। इसमें अ लीडर इन एरिड रीजन एग्रीकल्चर, इजराइल रिसाइकिल नियरली 90% ऑफ इज वेस्ट वाटर फॉर एग्रीकल्चर यूज। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि डेजर्टिक एरिया है थोड़ा बहुत, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जितना भी वेस्ट वाटर है उसको यूज करा जा रहा है एग्रीकल्चर यूज के लिए। जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, पाइनियर्ड बाय कंपनीज लाइक नेटाफिम, दिस डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू रूट रिड्यूसिंग एवेपोरेशन एंड सॉइल इरोजन। ड्रिप इरिगेशन एक ये मॉडल है, ऑल्दो हम इंडिया में भी इसको करते हैं, यूज करते हैं, बट ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इजराइल से। एटमॉस्फेरिक वाटर यूज, जैसे कि हमारे सोलर पावर्ड यूनिट होते हैं, टू एक्सट्रैक्ट 20 to 30 लीटर ऑफ वाटर डेली फ्रॉम नाइट टाइम ड्यू टू सस्टेन डेजर्ट फॉरेस्ट। नाइट टाइम पे जो ड्यू कलेक्ट होती है एक जगह पे, उसको सस्टेन करने के लिए या उस ड्यू को कलेक्ट करके ये उसका भी यूज करते हैं। कितना वाटर जनरेट हो जाता है, 20 to 30 लीटर्स पर नाइट। ठीक है, तो ये आप इस तरह के मॉडल्स के बारे में लिख सकते हो कि डिफरेंट। यूएस वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मॉडल है, जैसे यूएसए है, यूएसए इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उसके बाद आप चाइना का मॉडल ले सकते हो, बट दीज आर सम यूनिक वन दैट यू कैन कोट इन योर पेपर। ऑल राइट, चलिए तो जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या होगा, तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक ये आर्ट है, इट्स आर्ट एंड इट्स अ साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग soil. Cultivating soil and agriculture provide livelihood. किस तरह से? It provide food, job and security to people. ठीक है, किस तरह से? इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देकर, एंड अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल को क्या देता है, फूड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है हमारा, अन्नदाता, एंड farmers are the primary force. तो हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर हम कवर करेंगे, इसमें इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में किस तरह की परफॉर्मेंस ली हमारे लास्ट ईयर में एग्रीकल्चर सेक्टर में। देन वी विल कवर बजट, इस बार बजट में कितना एलोकेशन हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फेमिनाइजेशन, फेमिनाइजेशन पढ़ेंगे ऑफ
in agriculture, and then green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है, ठीक है. और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कीम्स कौन कौन सी है. देन वी विल रीड अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग किस तरह से होती है. क्रॉपिंग के बाद वी विल रीड अबाउट द एमएसपीज, एमएसपी कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है. तो हम ये सारी चीज़ें ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर क्या है. एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसे हम बोलते हैं अगर एंड कल्चरा. अगर मीन लैंड एंड फील्ड and a cultura means cultivation. Therefore, the term agriculture means cultivation of land and the science or art of producing crops and livestock for economic purpose. Great, this definition is good. आप इसे लिख सकते हो. And it is also refers as a science of production crop and livestock from the natural source of the earth. The primary aim of the agriculture, क्या aim है primary? To cause the land to produce more abundantly at a same time to protect it from deterioration and misuse. ठीक है. तो ये एग्रीकल्चर है कि एग्रीकल्चर क्या है. इट्स अ आर्ट और अ साइंस जहाँ पर प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का और लाइफ स्टॉक्स का. किस लिए? फॉर द इकोनॉमिक पर्पस. और इसका मीनिंग क्या है? लैंड और कल्टीवेशन. तो आप ये कहते हैं कि लैंड का कल्टीवेशन को ही हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. अब अगर हम ये देखें तो एग्रीकल्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमी. इट इज़ अ बैकबोन ऑफ अ कंट्री. बैकबोन ही है क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. इट्स अ प्राइमरी सेक्टर एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद दिस सेक्टर ओनली. 54.6% of the total workforce engaged in agriculture and allied activities according to census 2011 and account 18.4 of India gross value at करंट प्राइस. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर की एनुअल रिपोर्ट ये बोलती है. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का हम देखें तो देखिए CAGR कितना था पहले हमारा 2024 में इतना था जो रेवेन्यू जो जनरेट होता था. उसके बाद अभी इतना है. इट्स अ ह्यूज नंबर जितना हम करते हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है. इंडिया में बढ़ रहा है. जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है एग्रीकल्चर से वो बढ़ता जा रहा है. तो दिस इज द रिपोर्ट. आप इसे कोट कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू राइट एग्जैक्ट नंबर बट रफली आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे हम देखते हैं. इकोनॉमिक सर्वे अभी आया था. इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या फाइंडिंग्स थी. जैसे इकोनॉमिक सर्वेज हाईलाइट स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर रिजिलियंस. एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 4.4% ओवर पास्ट 5 ईयर. 5 साल में 5 साल से अगर हम देखें तो अभी हमारी 4.4 ग्रोथ है और ड्रिवन बाय लाइफ स्टॉक एंड फिशरी वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ठीक है. वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन दिस ईयर द सेक्टर फेस चैलेंजेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कार्सिटी, डिमांडिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन फर्टिलाइजर, डाइवर्सिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसे जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स ये हो गया कि किसी दिन क्लाइमेट सूट नहीं किया, वेदर पैटर्न सही नहीं है या ड्रॉट आ गया या ऐसी कोई ऐसे नेचुरल फिनोमेना हो गया तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है. ऊपर से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. आप किस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, किस तरह का लेबर है आपके पास उतनी फोर्स है या नहीं है कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर आप प्रमोट कर सको. तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो यहां पर बात की गई है कि स्टिल वी नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द सेक्टर सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट एंड मेक फार्मर इनकम काउंट. ओके. तो इकोनॉमिक सर्वे एम्फसाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर विल बी सेंटर टू अचीविंग विकसित भारत. डेवलप भारत के लिए एग्रीकल्चर इज द सेक्टर जिसको डेवलप्ड होना ही चाहिए. कैसे हो सकता है? बाय इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, रूरल इनकम इन्हांसमेंट और फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी. तो दीज आर द थिंग्स. ग्रोथ परफॉर्मेंस पे अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम देखा गया है. जैसे अभी हमने देखा कि एवरेज एनुअल ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी है? 4.4% है. और कितने? लास्ट 5 ईयर में. डिकेडल देखें 10 साल में अगर हम देखें तो वो 4.45 ही है. ऑलमोस्ट सेम. हाईएस्ट ग्रोथ कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड. अभी 5 साल में अगर हम देखें तो इट इज द हाईएस्ट एवरेज. अगर हम 10 साल में भी देखें तो इट इज द हाईएस्ट एवरेज.
इसका ये क्या शो करता है कि हमने स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट करी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट रेजिलियंस डिस्पाइट कोविड-19 भी आया और हमारे पास क्लाइमेट शॉक्स भी होते रहते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होती रहती है। ग्लोबल सप्लाई चेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, एवरीथिंग इज फाइन इन द कंट्री, बट अगर सप्लाई चेन इज नॉट वर्किंग वेल तो क्या होगा? वो जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा। और यही हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम कि वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो हमारे फूड ग्रेन्स हो रहे हैं वो पड़े हुए हैं बफर स्टॉक में, बट उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो सप्लाई चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो हमारे क्लाइमेटिक शॉक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और कोविड-19 के टाइम पे भी जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, बट उसके बाद भी हमने जो हमारी ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पॉजिटिव है, विच इज़ 4.4%। अगर हम रिकॉर्ड फूड ग्रेन की बात करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ है इस टाइम पे? 3577.3 लाख मेट्रिक टन्स। दिस इज ऑल टाइम हाई। जो हमारा इस टाइम का था 24 और 25 का फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्शन था, इट वाज ऑल टाइम हाई सिग्निफिकेंस, जिससे कि हमारी फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हुई है, सपोर्ट हुआ है एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्यों, बफर स्टॉक स्टेबिलिटी हुई है, रिड्यूस हुए क्योंकि अगर हमारी डिमांड एंड सप्लाई में डिस्टर्बेंस आती है तो उससे किस में फ़र्क पड़ता है? महंगाई बढ़ती है, महंगाई घटती है, वो सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। द कंटिन्यू टू बी अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। ओके, उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर में देखें तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर क्या होता है? जिसमें हम वेजिटेबल फ्रूट्स की बात करते हैं, तो उसमें भी ट्रेंड कुछ इस तरह से रहा है कि हमारा ट्रेंड इंक्रीज ही हुआ है। हम 2013 और 14 से देखें, 2014 24 और 25 में इंक्रीज हुआ है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 33% ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है? 33% है। जितना भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का है उसमें से हॉर्टिकल्चर कितना पार्ट है? 33%। वाई हॉर्टिकल्चर मैटर? क्यों मैटर करता है हॉर्टिकल्चर? क्योंकि हायर इनकम पर हम जो नॉर्मल हम कोई फूड ग्रेन उगाते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो हॉर्टिकल्चर वाले आइटम्स होते हैं तो उसमें प्रोडक्शन क्या होता है? मतलब इनकम ज़्यादा जनरेट होती है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होती है जैसे फ्रूट वेजिटेबल स्पाइसेस में, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है रूरल एरिया में, और सपोर्ट करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को। तो आप ये डेटा आपको याद रखना ही है। अब वाई एग्रीकल्चर इज सेंट्रल टू विकसित भारत? हम ये बोलते हैं ना कि विकसित भारत को डेवलप करने के लिए हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑल्दो बहुत सारे हमारे जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, जितने भी हमारे अदर सेक्टर है इकोनॉमी के, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट एग्रीकल्चर में बात यह है कि हम सब प्राइम इस सेक्टर पे इतने डिपेंडेंट है बिकॉज हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो कहाँ से आती है? इसी सेक्टर से आती है। उसके बाद हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसमें अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करनी है या रिफॉर्मेटिव मेजर लाने हैं तो मोस्ट वेलकम। अब एग्रीकल्चर सपोर्ट 45% ऑफ इंडियन ग्रीन एग्रीकल्चर कितना? 45% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, इवन दो शेयर कितना है? 45%। हमारी जो 45% वर्कफोर्स है इसमें, बट स्टिल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? ओनली 15 to 18%, और इससे भी लेस कंट्रीब्यूशन है। हमारी 45% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और कितना कंट्रीब्यूट करती है? 15 से 18%। तो यहाँ पर ही हमें लूप होल पता चलता है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है। टू अचीव विकसित भारत, एग्रीकल्चर में क्या क्या अगर हमें विकसित भारत को 2047 तक और विकसित बनाना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए? एक तो फार्मर इनकम इंक्रीज करना, प्रमोट करनी चाहिए वैल्यू एडेड एग्रो प्रोसेसिंग, स्ट्रेंथन करनी चाहिए सप्लाई चेन एंड इम्प्रूव इरीगेशन एंड क्लाइमेटिक रेजिलियंस, इनकरेज करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन जैसे मिलेट उगाओ, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरी। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है पीएम किसान, PMFBY एंड PMKSY, ई-नैम आर सपोर्टिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। और जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी ऑलरेडी है उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, प्रॉपरली हो, स्ट्रक्चरल मैनर में हो तो ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। बजट में क्या आया है? जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बजट में हमारा एजुकेशन का पढ़ा था, इट वाज 1.3 लाख करोड़, जो कि कम था, बहुत ज़्यादा कम था। हम एजुकेशन में बोलते हैं कि 6% ऑफ द GDP होना चाहिए, बट स्टिल वी कंट्रीब्यूट ओनली
ओनली 0.4% इन द जीडीपी, मतलब 6% बोला गया है कि 6% होना चाहिए जीडीपी में हमारी टोटल इकोनॉमी का, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर का, बट सॉरी एग्रीकल्चर नहीं, एजुकेशन सेक्टर का, बट और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ओनली 0.4%। सिमिलरली हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कुछ खास बजट नहीं आया, 1.4 लाख करोड़ इतना ही आया है, बस एक यूनिट ज़्यादा है हमारे एजुकेशन सेक्टर से। तो यूनियन बजट 2026-27 प्लेस एग्रीकल्चर एज अ फोर फ्रंट ऑफ द थर्ड कर्तव्य इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद अ टोटल सेक्टोरल एक्सपेंडिचर कितना, 1.63 लाख। द फोकस शिफ्टेड ग्रेन प्रोडक्शन टूवर्ड हाई वैल्यू डाइवर्सिफिकेशन AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी। तो किस ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन से कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, हाई वैल्यू डाइवर्सिफिकेशन एंड AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे। ओके उसके बाद मेजर हम इनिशिएटिव देखेंगे तो भारत विस्तार आया है, एक मल्टीलिंगुअल AI प्लेटफॉर्म है विद 150 करोड़ टू प्रोवाइड 24/7 डिजिटल एक्सपर्ट टू एडवाइस फार्मर ऑन क्रॉप वेदर एंड 10 सेंट्रल स्कीम। तो भारत विस्तार एक ऐसा ऐप है जिसमें मल्टीलिंगुअल होगा और ये आपको 24/7 हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा। इट विल बी द ग्रेट गाइड फॉर द फार्मर्स इफ दे वांट टू आस्क समथिंग रिगार्डिंग क्रॉप्स सो दे कैन आस्क एनी टाइम, इफ दे वांट टू नो अबाउट द स्कीम दे कैन आस्क। सो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये ऐप रहने वाला है भारत विस्तार। जिसके बाद हम पढ़ेंगे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, जैसे 350 करोड़ एयर मार्क फॉर डाइवर्सिफाइंग। और 350 करोड़ किसके ऊपर लगाए जाएंगे, कोकोनट के ऊपर, कैशियो, कोकोआ एंड सैंडलवुड, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन को। उसके बाद कोकोनट प्रमोशन स्कीम में डेडिकेटेड एफर्ट टू रिप्लेस जितने भी ओल्ड ट्रीज है जो हाई यील्डिंग वेराइटी के हैं इंडिया के, फॉर इंडियन 10 फार्मर कोकोनट क्या है, डेडिकेटेड एफर्ट टू रिप्लेस ओल्ड ट्रीज, जितने भी ओल्ड ट्रीज हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी फॉर इंडियन 10 मिलियन कोकोनट फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ओल्ड ट्रीज हैं उनको रिप्लेस करके कोकोनट के जो प्लांट ट्रीज हैं वो लगाए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग की हम बात करें तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में रिसीव हुआ है 750 करोड़ टू रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंस। केमिकल डिपेंडेंस नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने के लिए ये स्कीम आई है, जिससे कि क्या होगा कि नेचुरल फार्मिंग करेंगे, जो फर्टिलाइजर्स है, ये केमिकल यूज़ होता है फील्ड में, वो कम करने के लिए। फिशरी और लाइफ स्टॉक में हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वियर बनाए गए हैं तो जिससे कि फिशरी सेक्टर में जो वैल्यू चेन है वो इंक्रीज हो। इंट्रोडक्शन दिया गया है किसका, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम का फॉर प्राइवेट वेटनरी एंड पैरावेट कॉलेजेस। तो कॉलेजेस की बात की गई है जिसमें कि वेटनरी कॉलेजेस एंड अदर कॉलेजेस विल बी बिल्ट। तो इस तरह की बात है, ये पूरा आप देख सकते हो बजट में ये कुछ चेंजेस आए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि आपको भारत विस्तार के बारे में याद रखना है कि व्हाट इज भारत विस्तार। ठीक है, चलिए, और कितना बजट आया है, 1.4 लाख करोड़, और ऑब्जेक्टिव है हाई वैल्यू डाइवर्सिफिकेशन, AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सो दैट हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड एंड डाइवर्सिफाई बना सकें। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर हम देखें तो क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर का, कॉन्स्टिट्यूशनल किस कॉन्स्टिट्यूशन या किस आर्टिकल में दिया हुआ है अबाउट द एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और स्टेट सब्जेक्ट का होने का मतलब ये है कि स्टेट कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग दिस सेक्टर। ऑल्दो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं व्हेन सेंटर ऑल्सो इंटरवीन, और जहाँ जहाँ सेंटर को लगता है कि येस देयर इज अ नीड तो सेंटर ऑल्सो मेक रूल्स, तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट इसमें आ जाता है, कॉन्करेंट में आ जाता है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अ प्राइमरीली स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल में आता है ये, लिस्टेड इन अ स्टेट लिस्ट एंट्री 14। इसका मतलब ये है कि स्टेट हैव द मेन अथॉरिटी टू मेक लॉ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च, लैंड राइट, इरिगेशन और मार्केट। ये सारा जो हमने पढ़ा है ये सब कुछ किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर, एंड स्टेट हैव अथॉरिटी कि इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन बना सके। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन रिलेटेड मैटर, जैसे कोई इंटर स्टेट ट्रेड की बात होती है तब सेंटर बना सकता है, और कोई कॉमर्स की बात हुई या फूड सिक्योरिटी की बात हुई, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की बात हुई तो कौन करेगा, सेंटर करेगा। बट ऊपर वाले जो हमने देखा कि एजुकेशन, रिसर्च, लैंड राइट, इरिगेशन, मार्केट, उसके ऊपर कौन करेगा, स्टेट करेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। आप प्री में भी इसको, प्री में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यू कैन सॉल्व।
उसके बाद दस एग्रीकल्चर इज द कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर स्टेट, बोथ सेंटर एंड स्टेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर गवर्नेंस, ऑल्दो एग्रीकल्चर कम्स अंडर स्टेट लेड बट बोथ सेंटर एंड स्टेट प्ले इक्वल रोल्स इन द सेक्टर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर। फिर फंडामेंटल राइट में याद रखना है, आपने पढ़ा ही होगा कि 21 आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है, कोई भी अगर आर्टिकल है मतलब कोई भी सब्जेक्ट हुआ जिसे कहीं भी प्लेस नहीं मिल रही ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसे 21 में डाल देती है। जैसे आप अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बना दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट बना दिया है अंडर आर्टिकल 21 इन विच इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट, मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट एंड द पब्लिक स्कूल टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड टू द गर्ल्स और उनके सेपरेट वॉशरूम और ये सब। तो ये किसके अंडर आया है, ये भी डाला है 21 के अंदर। हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21A is also talk about the free and compulsory education for the children under age 6 to 14। तो इस कुछ भी चेंज आते हैं विच इज रिगार्डिंग आर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, तो वो डाल देते हैं 21 में। 21 इज लाइक अ ओशन है, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हुआ कहीं और फिट नहीं हो रहा डाल दो। तो उसी तरह से ये जो हमारा एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, राइट टू फार्म भी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21, और लिंक टू एग्रीकल्चर लाइवलीहुड, तो राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड भी आर्टिकल 21 के अंदर, और आर्टिकल 19 के अंदर भी आता है इन विच द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू प्रोटेस्ट, जो फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं तो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के डायरेक्ट आर्टिकल है 48 एंड 48A। 48 बोलता है, मैंडेट करता है स्टेट शैल इंडिविड टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। तो स्टेट डायरेक्ट करता है कि आप ऑर्गेनाइज करते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और एनिमल हस्बेंड्री होती है मॉडर्नाइज और साइंटिफिक बेसिस पे। 48A जो कब ऐड हुआ था, जब भी इस तरह के आर्टिकल आप देखो 48A या क्लॉज में देखो, इट्स मीन कि वो ओरिजिनल नहीं है, उसको बाद में अमेंड करके बनाया गया है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डायरेक्ट करता है सेंटर को टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट विच इज क्लोजली लिंक टू सस्टेनेबल फार्मिंग। तो सस्टेनेबल फार्मिंग की कौन बात करता है, आर्टिकल 48A which is amended by 42nd Constitutional Amendment Act। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। And then we will read evolution of green revolution। Nice rhyme। evolution of green revolution। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, ठीक है, इन्हें कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट दैट इंक्रीज्ड। एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट का पीरियड था अराउंड 1960s, जब हम इतनी ज़्यादा फूड स्टोरेज में थे, शॉर्टेज में थे, और उस टाइम पे हमारी जो कंडीशन थी इट वाज वेरी बैड। इवन द USA डिनाइड टू गिव लोन एनी मोर, और उस टाइम पे मतलब ये था कि हमारे पास स्टॉक बहुत कम दिन का बच गया था। तो उस टाइम पे MS स्वामीनाथन came in a forefront and he started the green revolution। ग्रीन रेवोल्यूशन पहले छोटे एरिया में स्टार्ट किया गया, उसके बाद बड़े एरियाज में। तो एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के लिए था, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्निक। इसमें क्या हुआ था, जो हमारे बात ये थी ना कि हम जो नॉर्मल सिंपल क्रॉप यूज़ कर रहे थे ना, वो उस टाइम पे दे वर नॉट डूइंग एनी मैजिक, ठीक है, टू द इकोनॉमी। तो इसीलिए फूड जो हमारी सिक्योरिटी थी इट वाज अंडर थ्रेट। बट उसके बाद जब MS स्वामीनाथन रियलाइज एंड जो नॉर्मल क्रॉप थे उनको किससे रिप्लेस किया, हाई यील्डिंग क्रॉप से। हाई यील्डिंग क्रॉप से, जिसमें हाई यील्डिंग क्रॉप थे मतलब उसमें अलग न्यूट्रिशंस वगैरह थे। उसके बाद फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन प्रैक्टिस चेंज करी गई, जो पेस्टिसाइड्स थे वो डाले गए, और इट स्टार्टेड इन 1960 टू फाइट हंगर एंड फूड शॉर्टेज, ठीक है। तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि हाई यील्डिंग क्रॉप डाले उस टाइम पे, एग्रीकल्चर इरिगेशन मेथड जो थी वो चेंज करी, फर्टिलाइजर्स थे वो और डाले गए, ठीक है, पेस्टिसाइड। ऑल्दो उसका जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट अभी तक भी दिखता है कि हमारी जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो चुकी है। बहुत सारी जगह पे जो लैंड है वो बैरन हो चुके हैं, बिकॉज देयर इज अ लिमिट। सॉइल की भी एक लिमिट होती है ना कि आप कब तक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज़ करोगे। तो वही यहाँ पर हुआ कि उस टाइम पे तो हमें फूड सिक्योरिटी मिल गई, ऑल्दो अभी भी हम वी आर वेरी वेल ऑफ, जैसे हमने देखा कि हम अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, बट जो फूड्स जो हमारा सॉइल है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है ये भी मैटर करता है। तो व्हेन एंड वेयर डिड इट स्टार्ट, तो स्टार्टेड इन 1940s इन मेक्सिको, सबसे पहले मेक्सिको में स्टार्ट हुआ, एंड लेटर स्प्रेड टू इंडिया। इंडिया में कब स्प्रेड हुआ, 1960 में। इंडिया ने अडॉप्ट किया 1965 में अंडर प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एंड इट वॉज लेड बाय MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हें कहा जाता है। तो आप ये फैक्ट्स याद करना।
फीचर्स क्या क्या थे, हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप जैसे कि प्रोड्यूस्ड मोर क्रॉप देन नॉर्मल सीड्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हेल्प प्लांट टू ग्रो फास्टर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल इंसेक्ट्स, इरिगेशन सिस्टम जैसे डैम हो गया, ट्यूबवेल्स हो गए, कैनाल्स, ये सब बनाई गई सो दैट वाटर सप्लाई प्रॉपरली हो सके फार्मर्स को। और ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करें तो ऑल इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्री एंड पोस्ट, अब देखिए वीट और राइस में किस तरह से चेंज हुआ हमारे इकोनॉमी में, कि पहले राइस अगर 1962 और 63 में हम देखें तो कितना था, और अभी हम देखें 2006 एंड 7 में अब कितना है, मतलब 11 से 71 89 तक ये पहुंच चुका है। और उस टाइम पे जो पीरियड था वहाँ, उस टाइम पे हरियाणा पंजाब का, हरियाणा वॉज द पार्ट ऑफ पंजाब, और पेपर ऑन एग्रीकल्चर ट्रांस, ठीक है तो ये आप देख सकते हो। पर जो बात इसमें ये थी कि फ़ायदा जो हुआ कुछ लिमिटेड स्टेट को हुआ इनिशियली, उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों को थोड़ी अवेयरनेस भी आई, तो उसके बाद फर्टिलाइजर एंड अदर चीज़ें यूज़ होने लगी, बट इनिशियली इट ग्रेटली बेनिफिटेड टू द पंजाब एरिया, हरियाणा एरिया एंड द यूपी वाली साइड, ठीक है, उसके बाद सदर्न के कुछ स्टेट्स। अब फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में आपको ये याद रखना है कि सेलिब्रेटिंग रोल ऑफ वुमन, की वुमन का क्या रोल हुआ एग्रीकल्चर में। देखिए जब क्या हुआ कि शुरू में तो बोथ मेल एंड फीमेल वर इन्वॉल्व्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो अब ये होता है कि लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से तो नहीं चल सकता ना, एग्रीकल्चर के भी सीजन होते हैं तो उसमें आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे जो मेल मेंबर्स होते थे फैमिली के, दे स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द एरियाज, वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट होने लगे। अब जब वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट होने लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जॉब सिक्योरिटी की वजह से, तो बचे कौन घर पे, फीमेल बची। तो फीमेल ने जो एग्रीकल्चर का काम था वो संभालना स्टार्ट किया। जब एग्रीकल्चर का काम संभालना स्टार्ट किया तो तो उस टर्म को बोला जाता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए द women take quick glance at the how women dedicated their life to nurture agriculture. 78% हमारे इंडिया में 78% of the India employed women in agriculture. 78% women are employed in agriculture sector. 70% जो फार्म वर्क है वो कौन काम करती है, women करती है। 50% रूरल वुमेन है वो एग्रीकल्चर लेबरर्स है। 60% ऑफ द फूड वॉल्यूम ग्रोन बाय वुमेन, तो हमारी जो वुमेन है इनका योगदान एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, 70% मोर देन मेल। देखिए अभी भी आप अगर देखोगे तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन, जो विलेज वाले एरिया है वहाँ पर वही काम करती हैं क्योंकि मेल मेंबर्स चले जाते हैं बाहर। Womenization of agriculture refers to increasing participation of women as a primary agriculture labor, from agriculture labor से लेकर फार्म मैनेजर, डिसीजन मेकर, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। मेन जो की ड्राइवर्स थे कौन कौन से थे, एक तो मेल आउट माइग्रेशन, जैसे कि मैंने बोला कि मेल माइग्रेट टू सिटी फॉर बेटर जॉब, लिविंग वुमेन टू मैनेज फार्म, ओके। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जैसे कि अगर फार्म है उनमें प्रॉफिट नहीं आया तो उसमें मेल को पुश किया नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के साइड। 1 साल 2 साल ड्रॉट आता गया, फ्लड आता गया, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिस्ट्रॉयड, डेप ट्रैप में चले गया फार्मर। तो उन्होंने सोचा कि नाउ इट्स अ टाइम टू मूव टू नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो उस टाइम पे फीमेल ने फार्मिंग करी जिसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन की बात करें तो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट क्रॉप्स इंक्रीज डिमांड फॉर फीमेल लेबर, ठीक है। तो फीमेल लेबर की डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि ग्रोथ होने लगी मार्केट में। एंड डेमोग्राफिक शॉक में हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट एंड द हेल्थ क्राइसिस रिड्यूस द मेल वर्क फोर्स इंक्रीजिंग वीमेन पार्टी। जैसे हम कॉन्फ्लिक्ट और हेल्थ वाइज देखें तो जो मेल है उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, बट फीमेल ने उस टाइम पे क्या जो फार्म है उनको संभाला, तो उनका जो रोल था फार्मिंग सेक्टर में और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। मेजर चैलेंजेस क्या है, फेमिनाइजेशन, हम वर्क की बात करते हैं, फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बात करते हैं तो मेन फैक्टर्स क्या है जो इनको यहाँ पर रोकता है या चैलेंजिंग है इनके लिए। तो सबसे पहले लो लैंड ओनरशिप। ऑल्दो women are the agriculture laborer, they manage the land, they are the decision maker in the field, but still जो उनका जो ओनरशिप राइट है वो फीमेल के पास वो बहुत कम है। कितना है, फीमेल ओन करती है ओनली 13 से 14% ऑफ द लैंड इन इंडिया, और लिमिटिंग एक्सेस टू क्रेडिट एंड स्कीम, तो इनसे क्रेडिट और स्कीम में से फर्क पड़ता है। ट्रिपल बर्डन की हम बात करें तो ट्रिपल बर्डन जैसे फार्म वर्क हो गया, उसके बाद डोमेस्टिक कोर्स हो गए उनके, और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा संभालना, काम करना, घर का और काम करना, फिर फार्म का काम करना, तो ट्रिपल बर्डन हो जाता है विमेन पे। तो ये भी एक चैलेंज है उनके लिए। वेज डिस्पैरिटी की हम बात करें तो 20 से 30% लेस वेज मिलता है उन्हें। अभी भी हम ये
देखा जाता है रूरल एरियाज़ में जब कटाई का सीज़न आता है तो जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको वेजेस ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, वेज गैप वहाँ पर भी देखा जाता है। तो आप यहाँ देखो कि 20 से 30% उन्हें कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल वर्कर, और यूजुअली अनपेड होती हैं जब वो फैमिली का काम कर रही हैं तब। तो टेक्नोलॉजी और एक्सटेंशन गैप में हम देखें तो फार्म टूल्स और एडवाइजरी सर्विस आर नॉट वुमेन फ्रेंडली। जितने भी फार्म टूल्स होते हैं, ट्रैक्टर हो गया और थ्रेशर मशीन्स हो गई और कुछ हो गई, तो वहाँ पर जो फीमेल की पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। आपने कितने वुमेन को देखा है जो गांव में या रूरल एरिया में ट्रैक्टर चला रही हैं या ऐसे वो कर रही हैं, थ्रेशरिंग कर रही हैं, और भी बहुत सारे विनोइंग होती है, तो इस तरह से एग्रीकल्चर काम करिए। तो इसमें एक्सपर्टीज एंड स्किल वर्क चाहिए होता है, तो ये गैप भी देखा गया है। फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क में आप ये सब लिख सकते हो। आई गेस हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ लिया। डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम देखें तो वी हैव अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, कमर्शियल, क्रॉप रोटेशन, टेरेस फार्मिंग, वेट एंड ड्राई एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है। यू डोंट हैव टू रीड ऑल दीज थिंग्स इन अ डिटेल, बट यू शुड नो कि दीज आर सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रेवलेंट इन इंडिया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? एक सेल्फ कंजप्शन के लिए, कि आपको बेचना नहीं है, वो आपको अपनी फैमिली के लिए उगाना है, तो दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसके बारे में आपने क्लास में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आपने ब्रॉडली पढ़ा होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है प्लेस ऑफ लैंड जिसको जलाया जाता है और उसकी जो ऐश बचती है दैट इज यूज फॉर उस एरिया के लिए उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, तो उसको झुम कल्टीवेशन भी कहते हैं। और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट नाम से झुम कल्टीवेशन को या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग स्मॉल लैंड होता है बट हाई इनपुट जनरेट होता है। किसकी वजह से? क्योंकि लेबर अच्छे होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं और HYV क्रॉप्स होते हैं, हाई यील्ड होती है और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ये चीज़ें करी जाती है। इंटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है कि लार्ज लैंड होता है पर इनपुट लो होता है, क्योंकि यहाँ पर लो यील्ड होती है, कॉमन होता है डेवलप्ड कंट्रीज में एक्सटेंसिव फार्मिंग। प्लांटेशन की हम बात करें तो लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग होती है, सिंगल क्रॉप की, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, तो ये क्या है? एक ही कमर्शियल क्रॉप्स है, प्लांटेशन क्रॉप्स है ये। क्रॉप रोटेशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप सीजनली उगाए जाते हैं सेम लैंड में, सो दैट सॉइल फर्टिलिटी हो वो अच्छी हो। कमर्शलाइज मतलब मार्केट बेस्ड और प्रॉफिट के लिए ये उगाए जाते हैं। टेरेस फार्मिंग, स्टेप जो हिल वाले एरिया है वहाँ पर ये टेरेस फार्मिंग की जाती है। वेटलैंड फार्मिंग जहाँ पर हाई रेनफॉल होती है, इरीगेटेड एरिया होता है, जैसे राइस हो गया, जूट हो गया, शुगर केन, ये वेटलैंड फार्मिंग है। ड्राई में मिलेट्स हो गए, ज्वार, बाजरा, ग्रेन, लो रेनफॉल वाले एरिया में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई केमिकल यूज नहीं होते और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए करी जाती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो फार्मर टूल्स होते हैं मैनेज कलेक्टिवली फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, तो कोऑपरेटिव मतलब और भी मिलकर सेम एग्रीकल्चर करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप देखिए, स्लैश एंड बर्न जिसे भी कहते हैं, और मेनली ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ होती है वो प्रैक्टिस करती है इसे। और झूम कहाँ कहा जाता है? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पुड्डू कहा जाता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में, बेवार दरिया कहा जाता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, पेंडा उड़ीसा में, एंड कुमारी वेस्टर्न घाट हिल हिमालय रीजन में, और वाल्थ्रे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहा जाता है। आउटसाइड इंडिया हम देखें तो मिल्पा, लडांग, चितेमेने, तोंगिया, तो आप ये सब याद कर लेना, क्योंकि जो हमारे CSE के पेपर होते हैं या CAPF के हो गए, NDA के हो गए, CDS के हो गए, कोई भी एग्जाम हो गया उसमें एक ना एक नाम दे देते हैं, उसका पूछते हो कि दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द कंट्री और विच पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एरेना। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा मैप वाइज करा है, तो आप इसे भी देख लेना कि कहाँ पर क्या क्या बोला जाता है। कुमारी, पुड्डू, दीपा कहा जाता है बस्तर वाले रीजन में, फिर दाहिर उड़ीसा में, तो बत्रा कहा जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। तो कुछ इसमें अलग है, वो आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है कि जो सिंथेटिक इनपुट्स होते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, केमिकल्स हो गए, उनको अवॉइड किया जाता है। उनको अवॉइड करके जो अच्छे मैन्यूअल्स हो गए उनको यूज़, मिन्योर हो गए उनको यूज़ किया जाता है, या ऐसे जो बेसिक होते हैं नेचुरल रेसिड्यूज बचते हैं उनको यूज़ किया जाता है फार्म में, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो नेचुरली इंक्रीज हो, ना कि केमिकल की थ्रू।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है जो अवॉइड करते हैं सिंथेटिक इनपुट सच एज केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन फेवर ऑफ नेचुरल प्रोसेस टू मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। की प्रैक्टिसेस में हम देखें तो ये सॉइल मैनेजमेंट में हेल्प करती है, क्रॉप रोटेशन में हेल्प करती है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता है, जैसे कि नीम ऑयल को यूज़ किया जाता है टू मैनेज इन्फेस्टेशन, और वीड मैनेजमेंट यूजिंग फिजिकल मेथड लाइक मैनुअल वीडिंग, मल्चिंग और थर्मल वीडिंग इंस्टेड ऑफ केमिकल हेर्बिसाइड। क्रॉप रोटेशन आप देख सकते हो, अल्टरनेटिव डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप टू ब्रेक द पेस्ट साइकिल। फिर सॉइल मैनेजमेंट में जैसे कंपोस्टिंग हो गए, ग्रीन मेन्योर हो गया, और टिलिंग करना ताकि नाइट्रोजन फिक्स हो सके, क्लोवर डाल के, फिर एनिमल मेन्योर डाल के। तो दीज आर सम थिंग्स दैट आर यूज इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इंडिया का सबसे फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम, जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप देखिए जैसे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती है, डाइवर्स क्रॉप सिलेक्शन होता है, नेचुरल पेस्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक मेन्योर एंड कंपोस्ट, ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन, लाइफ स्टॉक भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप ये देख लेना। ग्लोबल और रीजन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो ऑर्गेनिक मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली $150 बिलियन बढ़ चुका है बाय 2022। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप लीडिंग डिमांड, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ये डिमांड सबसे ज़्यादा है। इंडिया की लीडरशिप में हम देखें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर, जैसे सिक्किम बिकम द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016 में बना था। सर्टिफिकेशन की बात करें, टू बी सोल्ड एज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मस्ट मीट स्ट्रिक्ट लीगल स्टैंडर्ड्स, अंडरगो एनुअल इंस्पेक्शन बाय क्रेडिटेड बॉडीज लाइक USDA एंड इंडियन APEDA। तो ये डेटा है, आप इस डेटा को याद कर सकते हो। जो ऑर्गेनिक मार्केट है अभी ये बढ़ रहा है, इवन इंडिया इज ऑल्सो प्रमोटिंग ऑर्गेनिक मार्केट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप देखते हो किसी भी जो मेले वगैरह लगते हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है उनकी मिनिस्ट्री के थ्रू, तो बहुत सारे हाट लगे होते हैं ऑर्गेनिक आइटम्स के, ठीक है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स की हम बात करें तो वी हैव अ खरीफ, राबी एंड जयत। जो खरीफ होता है वो मॉनसून क्रॉप होते हैं जिसमें हाई वाटर रिक्वायरमेट होती है, और वो किस टाइम पे होता है? जिस टाइम पे गर्मी होती है, जुलाई से अक्टूबर, जिसमें राइस हो गया, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और कॉटन, ग्राउंड नट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल। तो ये किसके अंदर आता है? खरीफ के अंदर आता है। राबी के अंदर आते हैं विंटर क्रॉप, जैसे कि अक्टूबर से फैब तक के। अभी जो सीजन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? राबी का चल रहा है अभी सीजन, जिसमें हम उगाते हैं वीट, बार्ले, ग्राम, पियर्स और मस्टर्ड। और बीच का जो सीजन होता है समर क्रॉप्स का, उसे हम बोलते हैं जो मार्च और जून के बीच में होता है, जो अब स्टार्ट होने वाला है। फैब के बाद कौन सा सीजन स्टार्ट होगा? जयत स्टार्ट होगा। उसमें क्या उगाएंगे हम? वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककुम्बर और वेजिटेबल और फॉडर क्रॉप्स। तो दीज आर द डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। समटाइम वी गेट कंफ्यूज, एग्जाम में क्या होता है, हम कंफ्यूज आते हैं, खरीफ कौन सा है, रबी कौन सा है, जयत कौन सा है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद रखनी है इसमें। चलिए, अब MSP फॉर 22 क्रॉप्स। अब आपको ये टर्म पता होना चाहिए। और देखिए ये कब का डेटा है? ये PIB का डेटा है, 3 Feb 2026 का, जिसे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है MSP फॉर 22 क्रॉप्स एनुअली बेस्ड ऑन कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंडेशन। ओके, बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू दिस स्लाइड कि सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो बिफोर सोइंग, जो सोइंग होती है, सोइंग के टाइम पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस क्रॉप के लिए कितना वो पैसा देंगी फार्मर्स को, ठीक है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि कुछ भी हो, कोई डिजास्टर आ रहा है, कुछ आ रहा है, अगर आपकी क्रॉप भी फेल हो गई तब भी आपको ये पैसा मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो डिसाइड कौन करता है? रिकमेंडेशन आती है किससे? रिकमेंडेशन आती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस। ये रिकमेंडेशन किसको सबमिट की जाती है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कौन चेयर करता है? PM चेयर करता है। मतलब MSP डिसाइड होगा किसकी रिकमेंडेशन पे? CACP की रिकमेंडेशन पे। और CACP रिकमेंड किसको करेगी? CCEA को, जो कि है क्या? कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कौन चेयर करता है? PM चेयर करता है। और इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे अप्रूवल आता है। कौन अप्रूव करेगा? यही अप्रूव करते हैं। ये अप्रूव मतलब ये रिकमेंड करती है और ये बॉडी अप्रूव करेगी और उसके बाद MSP सेट होगा, ठीक है। MSP उसके बाद सेट होगा। तो ये 22 क्रॉप्स हैं हमारे, जिसके ऊपर इस बार MSP लगी है। पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, तूर एंड मूंग। 14 तो खरीफ क्रॉप है जो कि हमारे
कब कब से कब तक होते हैं, ये होते हैं हमारे इसे हम बोलते हैं कौन से क्रॉप, जुलाई से अक्टूबर तक होते हैं खरीफ क्रॉप। और उसके बाद हमने रबी पढ़ा था जो अभी चल रहा है, वो कब से, अक्टूबर से होते हैं फैब तक। और जो हमारे 2 कमर्शियल क्रॉप है इसमें आपको 2 याद रखने, जोट एंड कोपरा आर द 2 कमर्शियल क्रॉप विच आर इंक्लूडेड इन एमएसपी। तो एमएसपी इज अ मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज करती है किससे, फार्मर से, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्राइस इन फ्लक्चुएशन और डिस्ट्रेस। एमएसपी रिकमेंड कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। किस फैक्टर को देखते हुए, फैक्टर देखते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्जिन ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। अप्रूवल मिलता है आफ्टर अप्रूवल बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। एमएसपी अनाउंस्ड होता है सोइंग सीजन में फॉर 23 क्रॉप्स और 23 नहीं, इस बार कितने हैं, 22 है। ओके, एंड प्रोक्योरमेंट इज मेनली कैरिड आउट बाय, प्रोक्योर कौन करता है, एफसीआई दैट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करता है, और स्टेट एजेंसीज करती है टू इंश्योर द इनकम सिक्योरिटी जो फार्मर्स की है और फूड सिक्योरिटी हमारी इंडिया की वो मेंटेन रहे। तो ये मतलब होता है हमारा एमएसपी का। अब एमएसपी कैलकुलेट कैसा होता है, हम जो एमएसपी देते हैं वो हम देते हैं इस बेसिस पे देते हैं। A2 क्या होता है, A2 होता है कवर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ, जो सीड में कॉस्ट लगता है, हमारे लेबर में कॉस्ट लगता है, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स और हमारे फ्यूल में जो कॉस्ट लग रहा है वो होता है A2। और FL क्या होता है, फैमिली लेबर, इनपुटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। जो अनपेड फैमिली लेबर्स होते हैं, जैसे हमारे घर में क्या होता है कि फादर मदर है, उसके साथ बच्चे भी काम करने देते हैं, तो वो क्या हो गए, अनपेड लेबर ही हुए ना, तो वो फैमिली लेबर। तो गवर्नमेंट जो देती है एमएसपी डिसाइड करती है वो इस बेसिस पे करती है। गवर्नमेंट फिक्सेस एमएसपी एट 1.5 ऑफ A2 FL दैट इज फैमिली लेबर। बट जो हमेशा फार्मर्स की डिमांड रहती है वो डिमांड किसके बेसिस पे रहती है, इसके बेसिस पे रहती है कि A2 FL तो होना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ रेंटल वैल्यू भी दो जो लैंड ओन्ड है उसकी, उसके बाद इंटरेस्ट भी दो फिक्स्ड कैपिटल का, उसके बाद रेंट दो अगर लीज्ड लैंड है तो। ठीक है, जो MS स्वामीनाथन थे उन्होंने भी यही बोला था कि इस बेसिस पे हमारी होनी चाहिए। बट अभी तक हम जो यूज़ करते हैं एमएसपी में हम ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं A2 + FL। तो आपको यही याद रखना है, इसमें C2 इन्वॉल्व नहीं है, C2 अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब रोल क्या होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये रोल होता है, देखो जैसे ही सोइंग हुई, सोइंग के बाद हार्वेस्टिंग हुई, तो हार्वेस्टिंग होने के बाद हार्वेस्ट होने के बाद इनसे जो प्रोक्योरमेंट की जाती है, कौन प्रोक्योर करता है, सेंटर प्रोक्योर करती है। फार्मर से लेता कौन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेता है उनके सेंट्रल इशू प्राइस पे। तो प्रोक्योरमेंट होती है एमएसपी की, सेंटर्स पे कौन करता है, एफएलसी करता है। फिर एलोकेशन होता है सेंट्रल इशू प्राइस पे, सेंट्रल इशू प्राइस सीआईपी पे एलोकेशन होता है और किसको दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है जो हमारे पीडीए शॉप्स होती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स वाली शॉप्स होती है वहां पर, और ये फेयर प्राइस शॉप्स होती है जिसे हम वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली शॉप वहां पर। और सेल ऑफ ग्रेन, और ग्रेन की सेल होती है किस बेसिस पे, सेंट्रल इशू प्राइस जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है थ्रू एमएसपी, और उसके बाद जो बेनिफिशियरी है उसे ये मिल जाता है। तो दिस इज द पीडीएस सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, और ये इस तरह से होता है। पहले एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट को देती है, स्टेट देती है फेयर शॉप्स को, जहाँ से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास वो ग्रेन पहुँचता है। मतलब फार्मर्स के पास खुद का ही आता है पर घूम फिर के आता है, बट बहुत कम प्राइस में, उन्हें बहुत कम देना पड़ता है वहाँ पर पैसा। एग्रीकल्चर इकोनॉमी की हम ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हो 2015 से लेकर अभी हमारी जो ग्रोथ है 112% इंक्रीज हुई है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ा है हमारी कंट्री में। तो एग्रीकल्चर वी नो दैट बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओके, एंड पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइमरी सोर्स होता है फूड का, एम्प्लॉयमेंट का, रॉ मटेरियल का फॉर द इंडस्ट्रीज, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। जीडीपी में हम देखें तो जीडीपी में 17.8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट पे अगर देखें तो 46.1% करता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था 46% लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ओनली 17% दे कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, जिसमें 1 बिलियन पीपल ग्लोबली। ट्रेड और एक्सपोर्ट की बात करें तो 51.86 बिलियन डॉलर हमने एक्सपोर्ट किया है फॉरेन एक्सचेंज में। इंडियन एग्रीकल्चर जो मेजर कौन कौन सी कमोडिटीज थी, एक तो राइस थी, स्पाइसेस थी, और जो हमारे मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो, और बफलो मीट। इंडस्ट्रियल लीकेज में हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड इसेंशियल रॉ मटेरियल की कौन कौन सी फैक्ट्रीज को, एक तो टेक्सटाइल हो गए, कॉटन और जूट, शुगर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। तो ये आपको याद रखना है।
इंडिया की हम बात करें तो इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर इन सेवरल एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। उसमें से नंबर 1 पे कौन कौन से हैं? इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग किसके? मिल्क में हम कंट्रीब्यूट करते हैं 24% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। पल्सिस में बोथ प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन में हो गया। पल्सिस हम कितने कंट्रीब्यूट करते हैं? 25% ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद जूट, जिसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, टॉप प्रोड्यूसर है, जिसमें से वेस्ट बंगाल किस पे है? मेजरली वेस्ट बंगाल से हम जूट प्रोड्यूस करते हैं। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस तो शुरू से ही फेमस है हमारी कंट्री का। तो वर्ल्ड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, वर्ल्ड का प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है वेरियस स्पाइसेस का, जैसे टर्मरिक हो गया, क्यूमिन हो गया और चिली हो गया। सेलेक्टेड फूड एंड वेजिटेबल्स की हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, बनाना, पपाया एंड ओखला। तो ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है जिसमें इंडिया नंबर 1 रैंक पे है, नंबर 1 रैंक पे है। अब यहाँ देखिए राइस ने मेजर शिफ्ट किया है अर्ली 2026 में। अभी रिसेंटली रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है, क्या आया है कि इंडिया सरपास्ड चाइना टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस। अभी चाइना को पास किया है इंडिया ने, एंड नाउ इंडिया बिकम द फर्स्ट इन द राइस प्रोडक्शन, जिसमें कितना आउटपुट आया? 150.18 मिलियन टन्स। और अदर नोटेबल कमोडिटीज की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ व्हीट, शुगर केन, कॉटन एंड द ग्राउंड नट्स, एंड क्लोजली फॉलोइंग चाइना एंड ब्राजील। ऑल राइट, तो फॉलोइंग, ओके चलो ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ की हम बात करें तो वेस्ट टू वेल्थ ये होता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर में जितना वेस्ट होता है हम उसे वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि राइस वगैरह। राइस की जब हम बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं कि दिल्ली के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द स्टेबल बर्निंग। तो यही बोला गया है कि हम हाउ वी कैन चेंज द एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट सोर्स, कहाँ से वेस्ट जनरेट होता है? तो क्रॉप रेजिड्यूल्स, स्टेबल बर्निंग से। एनिमल जो मेन्योर होता है वहाँ से हम वो वाला वेस्ट हो गया। एक फूड वेस्ट हो गया, जो हम बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट करते हैं। एक पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉस होता है वो वेस्ट हो गया। अब इन सब वेस्ट को हम कैसे यूटिलाइज करें वेल्थ बनाने में? तो वेल्थ, जैसे हमने गोवर्धन स्कीम देखी थी जिसमें 51.4 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड होते हैं गोवर्धन स्कीम में, जिसमें ये बोला गया है बायोगैस, जितने भी हमारे वेस्ट होते हैं, मेन्योर्स हो गए या हमारे जो जितने रेजिड्यूअल बचते हैं उसको हम कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बात की गई है कि 979 बायोगैस प्लांट ऑपरेशनलाइज करे गए हैं अभी कंट्री में। फिर यहाँ पर करोड़ कूपन मिनी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई है इसमें। फिर जल शक्ति, जो भी हमारा सेफ टैप एंड वाटर टू द रूरल हाउस होल्ड। क्रॉप रेजिड्यूल्स में इतने क्रॉप रिलीज होते हैं। मतलब यही बात की गई है कि इतना फंड रिलीज किया गया है, इतना फंड रिलीज किया है, गोवर्धन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो हमारा वेस्ट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसे हम वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें थ्रू फाइनेंशियल मीडियम, थ्रू द नॉर्मल मीडियम। ठीक है, तो यही है। आगे अभी ये न्यूज़ में है किसान ड्रोन। किसान ड्रोन क्या होता है? वी नो इट कि वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी इज़ वेरी एडवांस्ड, इनोवेटिव एंड वेरी टेक्निकल। और टेक्निकल चीज़ें हर जगह है, वेदर इट इज़ एजुकेशन फील्ड, हेल्थ फील्ड। तो एग्रीकल्चर भी क्यों पीछे रहेगा? तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे हम ऐसी न्यू चीज़ें ला रहे हैं, जैसे ड्रोन हो गया। ड्रोन से अब ये तो नहीं है कि फार्मर 24/7 सर्विलेंस करेगा, सर्विलेंस देगा फील्ड को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पता भी नहीं चलता ना कि कितना जो सॉइल है उसकी कंडीशन किस तरह से है, कहाँ पर प्रॉपरली स्प्रे हुआ है नहीं हुआ फर्टिलाइजर। तो ये सब करने के लिए किसान ड्रोन आया है। किसान ड्रोन एक एडवांस्ड UAV है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्प्रेइंग के लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए और फील्ड मैपिंग के लिए। 3 काम है इसके, स्प्रे करना, क्रॉप मॉनिटर करना और फील्ड मैपिंग करना। और ये इक्विप्ड है विद केमिकल टैंक ऑफ स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड द लिक्विड फर्टिलाइजर। और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होने वाली है? 5 किलो से 10 किलो तक का, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। कैपेबल है कि 1 एकड़ तक ये स्प्रे कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स में, और जिससे कि टाइम और जो लेबर कॉस्ट है वो बचेगा। यूनिफॉर्म और कंट्रोल्ड स्प्रे होगा, रिड्यूसिंग केमिकल वेस्टेज। अभी जब इंसान करता है
तो क्या होता है, कोई फार्मर कर रहा है तो क्या होता है, कहीं ज़्यादा गिर गया, कहीं कम गिर गया, बट जो अगर ये ड्रोन करेगा तो उसमें आपने लिमिट सेट करी है, वो उतना ही लिमिटेड होगा, जिससे क्या होगी, वेस्टेज भी कम होगी। जीपीएस बेस्ड नेविगेशन होगा, जिससे कि एक्यूरेट फील्ड कवरेज होगी। ऑटोमेटेड फ्लाइट पाथ है, प्री प्रोग्राम रूट्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सप्लोजर होता है फार्मर टू हार्मफुल केमिकल, इंप्रूव करता है सेफ्टी और असिस्ट करेगा किसमें, लैंड मैपिंग में, डिजिटलाइजेशन और अंडर द स्कीम स्वामित्रा स्कीम। ठीक है, तो स्वामित्रा स्कीम भी आप पढ़ लेना। अभी अगर हम बात करें 2026 की, अभी रिसेंटली, तो ड्रोन हैज़ ट्रांसमिशन फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट टू कोर पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी हमारे पास 38,500 रजिस्टर्ड ड्रोन्स है, नियरली 40,000 रजिस्टर्ड रिमोट पायलट एक्टिव अक्रॉस द कंट्री। तो आप ये डेटा आपको याद रखना है, कितने रजिस्टर्ड ड्रोन्स हैं, कितने रिमोट पायलट्स हैं हमारे पास। प्रिसीशन स्प्रेइंग का मतलब है ड्रोन कैन 1 acre लैंड इन जस्ट 7 to 15 कंपेयर टू आर मैनुअली, एंड रिड्यूस कितना करेगा, 20 to 50% जो फर्टिलाइजर और हमारा जो मेन्योर है उसे, और जिससे कि वाटर कंजप्शन बाय अप टू 60% रिड्यूस होगा ये सारा। ओके, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग चेक करेगा एआई और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से। हैवी लिफ्ट ऑपरेशन मतलब 50 ग्राम पेलोड ड्रोन्स आर नाउ एंटरिंग इनटू द मार्केट अलाउंग एफिशिएंट ग्रोनल। ठीक है, तो इतने भी आ रहे हैं लार्ज स्केल सीडिंग के लिए हैवी लिफ्ट ऑपरेशन। उसका डिजास्टर इंश्योरेंस के लिए प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन एविडेंस की क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो आप, रैपिड डैमेज हुआ तो उसका असेसमेंट कर सकते हैं आफ्टर फ्लड एंड ऑल। तो ये कुछ यूज़ है ड्रोन के हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी है, जैसे नमो दीदी स्कीम हमने पढ़ी थी, जिसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एम्पावर्ड की गई है विद 80% ऑफ सब्सिडीज अप टू 8 लाख उनको दी जाएगी, जिसमें कि दे प्रोवाइड ड्रोन रेंटल सर्विस एंड एज ऑफ अर्ली 1094 ड्रोन्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रुप। कौन, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इतने ड्रोन्स अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं रेंटल बेसिस पे। SMM सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये थोड़ा टेक्निकल है, यू कैन रीड योरसेल्फ। अब फार्मर्स कौन होते हैं, फार्मर्स वो लोग होते हैं जो कि इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में, जो कि रेस करते हैं ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल। फार्मर माइट ओन द फार्म लैंड, और किसी लेबर भी हो सकते हैं, किसी और का लैंड ओन भी करे होते हैं। एडवांस इकोनॉमिक्स में देखें तो फार्मर्स आर द ओनर्स वाइल एम्प्लॉय ऑफ द फार्म्स आर फार्म वर्कर। जो इनके फार्म वर्कर, जो इनके अंडर काम करते हैं उन्हें फार्म वर्कर्स कहते हैं, जो कि ओन करता है उन्हें कौन बोलते हैं, फार्म ओनर्स। कंडीशन क्या है इंडिया में फार्म वर्कर्स की या फार्मर्स की, तो वैसे तो हमें पता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, बट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इस सेक्टर में है, जैसे कि लो इनकम फार्मर्स। हमने देखा कि 46% फार्मर्स हैं हमारे कंट्री में, 46% फार्मर हैं इस सेक्टर में, और उन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ओनली 70% टू जीडीपी। तो ऑब्वियसली जो इनकी इनकम है वो क्या है, कम है। इनकम कम कितनी है, 13,000 है पर मंथ। अगर हम इस तरह से देखें, आप देख सकते हो कि कितनी सारी फैसिलिटी, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है गाँव वाले एरियाज़ में, और 13,000 ये तो एवरेज है कि इतनी है, इससे कम भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी हो पाती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाती है। अब ओवर 50% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स आर इन डेप्थ। अब देखो इतनी कम इनकम के साथ कभी ड्रॉट आ जाता है, कभी किस तरह क्लाइमेटिक शॉक्स आ जाते हैं, कभी क्या कुछ हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हाई इंडेप्थनेस में वो चले जाते हैं, और उसी के गम में हाई इनपुट कॉस्ट होता है सीड और फर्टिलाइजर का, कभी कभी क्रॉप फेलियर्स हो जाते हैं, हाई इंटरेस्ट लोन लेना पड़ता है। तो विच फॉर्मर क्रेडिट, और जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, क्या होता है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है कभी कभी बड़ा रूथलेस हो जाता है। जो फार्मर्स होते हैं उनको बड़े मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, कभी कॉलेज रेट नहीं है, कभी क्या नहीं है, तो दे फील कि जो मनी लेंडर्स है दे आर द ईजी एसेसिबल टू देम। तो उनके पास जाते हैं और वो उनको देते हैं बहुत हैवी इंटरेस्ट में, उनको वो पैसे देते हैं हैवी इंटरेस्ट के चक्कर में। जब वो हैवी इंटरेस्ट में इतना पैसा देते हैं तो चुका नहीं पाते वापस वो, और फिर वो डेब्ट ट्रैप में चल जाते हैं, फिर उसी के डिप्रेशन, उसी एंजाइटी, और फिर वही विशियस साइकिल में आकर दे डू सुसाइड। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग में देखें तो 86.2% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल marginal, owning less than 2 hectares of the land, and the fragmented plot make modern mechanization difficult and limit profit margin.
देखो हर चीज़ अगर होती है ना, मैकेनाइजेशन भी करना है, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है, ड्रोन का यूज़ करना है, तो वैसा तो है नहीं कि आप छोटा सा प्लॉट हो उसमें आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इनपुट उसी में आता है ज़्यादा, इनपुट और आउटपुट उसी में ज़्यादा आता है। बट द थिंग इज ये छोटे छोटे लैंड्स होते हैं, मार्जिनल फार्मिंग 86% है हमारी कंट्री में, तो उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता जो स्कीम्स आती है ना गवर्नमेंट की, क्योंकि उनमें लिमिट होती है और बहुत सारी लिमिट ये फुलफिल नहीं कर पाते, तो ये मार्जिनलाइज रह जाते हैं। चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं हमारे जो फार्मर्स है वो, एक तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की, उन्हें पता ही नहीं चलता किस तरह का क्लाइमेट है। हैवी डिपेंडेंस है हमारी मॉनसून पे, ड्रॉट एंड फ्लड्स आर डैमेज्ड, कितना हेक्टर 33.9 हेक्टर लैंड इन्होंने डैमेज कर दिया अभी तक। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, 16% फ्रूट और वेजिटेबल एनुअली वेस्ट हो जाते हैं। मार्केट एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ये होता है कि मिडल मैन जो होता है वो सप्लाई चेन में वो डिस्टर्ब करता है, रिसीव करता है स्मॉल शेयर फ्रॉम द फाइनल कंजप्शन। फिर सोशल और हेल्थ की बात करें तो ये हम देख सकते हैं कि 11,000 फार्मर सुसाइड करते हैं हर साल, और ये डेटा 2022 का है, जिसमें कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और डेब्ट कंट्रीब्यूशन की वजह से डेथ का हुई है। लेबर शॉर्टेज, यूथ माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज़ में, जिससे कि जो एजिंग फार्मर पॉपुलेशन है 50+ है इस एरिया में, तो इससे लेबर शॉर्टेज हो रही है। हेल्थ में अगर हम देखें तो वेरी सीरियस लाइक हाई कैंसर हो रहे हैं पंजाब वाले एरिया में, क्योंकि एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं उनके सॉइल में। तो कौन कौन सी स्कीम है जिसे सपोर्ट करती है, एक तो हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में पढ़ा, जिसमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलता है फार्मर को। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे ई-नैम बोलते हैं, डिजिटल मार्केट एक्सेस है, इसमें मिडल मैन का रोल हट गया। प्रमोशन ऑफ फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इनहांस करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग और मार्केट एक्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन। तो आप ये देख सकते हो। स्कीम और एग्रीकल्चर में थोड़ा डिटेल में हमने स्कीम पढ़ी है, जैसे पीएम किसान है वो एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम होती है जिसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे सेंटर का होता है, जो कब बनी थी 24 फैब 2019 में ये बनी थी, टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड ऑफ लैंड होल्डिंग सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन। जैसे इस स्कीम के अंदर क्या होगा, 6,000 रुपये दिए जाएंगे फार्मर को पर ईयर टू ट्रांसफॉर्म तीन तीन महीने की, ये होगा कि 3 इक्वल पार्ट में दी जाएगी 4-4 महीने के गैप में इनटू द बैंक अकाउंट अक्रॉस द कंट्री, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट बोला गया है। टिल नाउ इतने ही है, टिल नाउ 2.81 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, मोर देन 11 करोड़ बेनिफिशरीज थ्रू द इंस्टॉलमेंट थिंग्स। तो पीएम किसान में 6,000 कितने इंस्टॉलमेंट पे, 3 बार में 4-4 साल के 4-4 महीने के गैप में। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुआ था 2016 में, ऑर्डर टू प्रोवाइड सिंपल एंड अफोर्डेबल क्रॉप अश्योरेंस। किन किन को, जो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज होते हैं अगेंस्ट द नॉन प्रिवेंटेबल, जैसे रिस्क हो गई प्री सोइंग के टाइम पे और पोस्ट सोइंग के टाइम पे जो भी उन्हें लॉस होता है उसको फुलफिल करने के लिए। और स्कीम डिमांड करती है अवेलेबल फॉर ऑल द फार्मर्स, और टोटल इतने फार्मर्स को अभी तक क्रॉप इंश्योरेंस की बात की गई है बेसिकली इसमें, क्रॉप इंश्योरेंस इतने फार्मर्स को, प्री एंड पोस्ट जो भी लॉस होता है वो सब गवर्नमेंट देती है। परंपरागत कृषि विकास योजना PMVK, जिसमें बोला गया है एम टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इसका एम है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, हेल्प करना प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फूड थ्रू ऑर्गेनिक प्रैक्टिस विदाउट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। ओके, एंड द स्कीम मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है स्कीम परंपरागत विकास योजना। ठीक है, तो आप यहाँ देख लेना कि द स्कीम यही है, द स्कीम इम्प्लीमेंट क्लस्टर ऑफ मोड यूनिट कितना 20 एकड़, ये आपको डिटेल में याद नहीं रखना। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात आए तो परंपरागत कृषि योजना के बारे में आप डाल सकते हो। अभी डिजिटल एग्रीकल्चर चल रहा है, जिसका एम है नेशनली गवर्नेंस प्लान के थ्रू कि एग्रीकल्चर को भी गवर्न करना बाय डेवलपिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमने देखा था भारत विस्तार एक ऐप है जिसके थ्रू मल्टीलिंगुअल है, फार्मर कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेरी इन द ऐप एनी टाइम। तो इस तरह के डिजिटल एग्रीकल्चर बनाना, ड्रोन हमने देखा, सैटेलाइट एग्रीकल्चर थ्रू ड्रोन, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर दैट विल बिल्ड एज अ ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड, ठीक है, एंड इनेबल इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशन उनको मिल सके थ्रू द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और हेल्थ इंप्रूव्ड एक्सेस टू फार्म इनपुट, क्रेडिट, हेल्प ग्रोथ एस्टिमेट्स एंड द मार्केट एंड, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और ये एग्रीस्टेक एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो, जैसे कि कोर रजिस्ट्रीज हो गई, बेस डेटाबेस हो गया, और जो फार्मर्स है उनकी ID बनाना, और जियो रेफरेंसिंग ऑफ प्लॉट, क्रॉप सर्वे करना, सॉइल सर्वे करना, फार्मर को यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस फॉर द प्राइवेट एंड प्लेयर्स, डेटा एक्सचेंज करना। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू डिजिटल एग्रीकल्चर।
ओके, ये कुछ स्कीम्स है जिनके बारे में आप पढ़ लेना कि प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड, फिर सॉइल कार्ड, प्रधानमंत्री बीमा योजना, कुसुम, सॉइल कार्ड, ई नैम, कृषि सिंचाई योजना, फिर किसान रेल, कृषि उद्यान, परंपरागत योजना, और ये सब नीचे इनके ऑब्जेक्टिव भी लिखे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव भी नीचे लिखे हैं कि किससे ये रिलेटेड है। तो इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो रीड दिस 15 गवर्नमेंट स्कीम फॉर द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री। एंड दीज आर द चैलेंजेस। हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस है, तो सॉइल इरोजन है, फर्टिलिटी लॉस कितना है, 10 to 15% लॉस हो चुका है। एग्रीकल्चर चेंज में हम देखें तो 30 to 50% है। राइजिंग पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन राइज हो रही है, इट इज़ ऑल्सो चैलेंज टू एग्रीकल्चर। अर्बनाइजेशन एक्सपेंशन होना, फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, लीचिंग और मिनरलाइजेशन 50% है। सप्लाई चेन और फूड वेस्ट होना 30 to 40% है। डिजीज कॉज बाय पेस्ट एंड फंगी, ये 70 सबसे ज़्यादा ये है जो डिजीज पेस्टिसाइड्स और इन सबसे फैलती है। तो इसका मतलब ये है कि वी शुड स्टॉप using this pesticide, although there is a pros and cons of both of the things। अगर हम पेस्टिसाइड्स और और हमारे फर्टिलाइजर हम यूज़ नहीं करेंगे तो उस तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड शॉर्टेज पड़ेगी। बट देयर गवर्नमेंट शुड फाइंड सम बैलेंस्ड वे जहाँ पर कि कुछ डिस्टर्ब ना हो और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है और शॉर्टेज भी वो ठीक रहे। ठीक है, तो ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि वी आर रिलीजिंग दिस बैच जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी, आपके टेस्ट होंगे इसमें। उसके बाद प्रतिभा बैच है जिसमें हम पेपर 2 का ऑफलाइन में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एवरीथिंग रिगार्डिंग दीज थिंग्स। और उसके बाद अर्जुना बैच आया, इसमें ये ऑनलाइन होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, बट सम ऑफ द थिंग्स यू विल गेट इन हार्ड कॉपी वे। और आर्मर बैच 100 डेज़ का है, 100 डेज़ में आपको आपकी जो क्रैश कोर्स की तरह प्रैक्टिस किया कराई जाएगी और ऑफलाइन बैच होगा। एंड ये सब चीज़ें ये वाला स्पेशली स्टार्ट हो रहा है 21 फैब से। और अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, यहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशन आपके मिल जाएंगे। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच यहाँ तक लेक्चर को सुनने के लिए। जिन लोगों ने सुना है उनके लिए थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पे। मैंने देखा है कि आप सब लोग कमेंट के नीचे लिखते हो दैट यू नीड पीडीएफ, तो थोड़े दिन वेट कर लिया करो। आप ये लेक्चर्स तो पहले देखो, ये जितनी क्लासेस हैं उनको अच्छे से देखो पहले, आप उससे पहले पीडीएफ मांगने लगते हो। तो पहले देखो, और जब देखते हो तो उस टाइम पे एक पेज लेकर बैठो जहाँ पर आप कुछ डेटा मैं आपको लिखवाती हूँ, आप उनको सेपरेटली ऐसे टॉपिक डालो कि ओके दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बजट में इतना आया है, इकोनॉमिक सर्वे में इतना आया है, फेमिनाइजेशन की इतनी रेट है, फिर उसका जीडीपी इतना है। ये सब चीज़ें होती है जो आपको आंसर में लिखनी होती है, तो आप इनको अलग से लिख लो। अलग से लिखने के बाद अगर आपको लगे कि यू नीड अ पीडीएफ देन यू कैन गो टू द स्टडी फंडा टेलीग्राम, उसमें हम 1-2 दिन में पीडीएफ वहाँ पर डाल देते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच and all the best.